हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उन टॉपिक का नाम है वर्ग आव्यूह का सारणिक। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या होता है और किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही साथ आज के इसी वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है उपसारणिक, जिसको बोलते हैं माइनर्स, तथा सहगुणनखंड या सहखंड उसको बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कोफैक्टर्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स का यूज़ करके आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सहखंडज आव्यूह निकालना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए आप लोगों को सिखाया जाएगा कि किसी आव्यूह का हम लोग व्युत्क्रम अर्थात ए इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन टॉपिक में इन टॉपिक की आवश्यकता है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद के जो टॉपिक हैं जो इनकी हेल्प से आपको समझाऊंगा, उनमें से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आज के इस लेक्चर को विशेष ध्यान देना है। खूब ध्यान से समझिएगा और सारे टॉपिक को समझते चलिएगा। आइए पहले टॉपिक से हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है वर्ग आव्यूह का सारणिक। टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट जो है वो है वर्ग आव्यूह का सारणिक। ठीक है, वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का सारणिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ग आव्यूह की बात करें तो वर्ग आव्यूह आप उसके लिए जानकार हैं, क्योंकि वर्ग आव्यूह आपको पढ़ाया गया है। साथ ही साथ सारणिक अगर आपको याद होगा कि जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं यहाँ पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 था सारणिक, जिसका नाम था डिटर्मिनेंट। वहां पर मैंने अप्लाइड मैथ फर्स्ट में आपको सारणिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाया था। अगर आपको सारणिक याद नहीं है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट में जब सारणिक पढ़ाया गया था उसको जाकर के थोड़ा सा आप लोग 1-2 लेक्चर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सारणिक होता है, जो डिटरमिनेंट, क्योंकि अभी एक लेक्चर में हमने आपको सारणिक और आव्यूह के बीच के डिफरेंस के बारे में भी बताया था, तो वहाँ थोड़ी डिस्कशन हुई थी। तो जो हमारा सारणिक होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा वर्ग आव्यूह का ही बनता है। और जैसे हमारा वर्ग आव्यूह, तो उसकी कोई वैल्यू पर्टिकुलर नहीं फाइंड करी जाती है, लेकिन हमारा जो सारणिक होता है वो चूंकि वर्ग आव्यूह से बनता है, लेकिन उस सारणिक की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करी जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे बनता है और उस सारणिक की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि A = हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 5 2 1 7। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इस ए का हमें क्या लिखना है? सारणिक। तो ये जो होगा, जो चिन्ह आप कैपिटल ब्रैकेट वाला यूज करते हैं, उसके लिए 2 खड़ी लाइन यूज हो जाएंगी, और यहां पर 5 हो जाएगा, यहां 1 और 7 हो जाएगा। जनरली देखा जाए तो अगर आप उसको ए से डिनोट करते हैं तो इसको भी हम ए से ही डिनोट करेंगे, 5 2 1 7, इस तरीके से। क्लियर हो रही है बातें? अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती, याद होगा आप लोगों को, कब की बात? फर्स्ट सेमेस्टर की बात, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 को 1 से, तो ये जो होता है हमारा 35 - 2, तो a mod ऑफ a = 33 आपको डियर स्टूडेंट्स यहां से मिल जाता है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, और ये जो हमने फाइंड किया, ये डिटर्मिनेंट की क्या थी? वैल्यू थी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दें, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये जो यहां पर है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किए हो ना, शेयर कर दो। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। क्या कर रहे हो आप लोग भाई? लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और ये जो आपको मिल रहा है ये इस डिटर्मिनेंट की क्या है? वैल्यू है।
कुछ समझ में आया कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा जाता है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और समझिए जैसे b इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, सपोज करिए ऐसे हो गया ABCD हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट लिखना है तो कैसे होगा, ABCD, ये इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। अब जब हमें इसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मॉड b कैसे फाइंड करेंगे, इसको इससे AD माइनस BC, ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स यही डिटर्मिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इतना इजी तब लगता है और इतना इजी होता भी तभी है जब ये हमारा 2 गुणे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह होता है। देखिए होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जो हमारी सारणिक होती है ना, उस सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव समान होती है। इसलिए सारणिक की जो कोटि होती है वो हमेशा 2 गुणे 2 कोटि ये सब नहीं बोलते हैं, उसमें सिंपल सा बोला जाता है कि द्वितीय कोटि का सारणिक है, क्योंकि वो सारणिक है तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसलिए वहां पर हमें 2 गुणे 2 बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जब 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा तो उससे जो सारणिक बनेगा वो द्वितीय कोटि का होगा और उसकी वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। आइए अब हम देखते हैं कि अगर 3 गुणे 3 कोटि का हमारा कोई वर्ग आव्यूह है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उससे जो सारणिक बनेगा वो कैसा होगा और उसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं। देन धीरे धीरे करके आज के जो 4 टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ 3 टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए कहा है, सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स हो जाए डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 5 1 2 7 1 1 2 1 5, सपोज करिए ये हमारे पास 3 गुणे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब इस वर्ग आव्यूह का अगर हम सारणिक लिखना चाहें, इस वर्ग आव्यूह का अगर हम डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो क्या आएगा, लाइन ऐसे हो जाएगी 5 1 2 7 1 1 2 1 5, ये हो गया। ये डियर स्टूडेंट्स इस वर्ग आव्यूह का क्या हो गया, सारणिक। ये इसकी कोटि थी, कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का है। अब चूंकि ये स्पष्ट है कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, इसलिए बस यही बोला जाएगा कि ये जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, तृतीय कोटि का सारणिक है। तृतीय कोटि का क्या है, सारणिक है, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं ये 3rd ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब बात ये उठती है कि इस 3rd ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास ली थी हमारी तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन अभी पूरा लेक्चर देखिए क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हैं। ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे आप पुरानी चीजों को भूले हो तो एक बार आपसे वो रिकॉल हो जाएं, आपके माइंड में एक बार फिर से आ जाएं, ठीक है। आइए समझते हैं होता क्या है डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया 5 1 2 7 1 1 2 1 5, ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। जैसे ये 5 लिखा हमने 5, तो 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बचा कितना 1 1 1 5, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका साइन प्लस होगा, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे साइन बदलता जाता है, प्लस माइनस ऐसे होता चला जाता है। तो अब 7 की बारी आएगी तो यहाँ लिखेंगे -7। 7 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे 1 2 और 1 5 इस तरीके से। फिर 2 देखेंगे, प्लस में 2 होगा, ये और ये छूटेंगे तो 1 2 1 1 होगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा तृतीय कोटि का सारणिक था, जो हमारा 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था डियर स्टूडेंट्स, वो 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 2nd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए वैल्यू फाइंड किया जाए कैसे। 5 रहेगा ही, यहाँ कितना होगा 5 एकम 5 ना, 5 -1 -7, देखो 5 एकम 5 और माइनस में 2 प्लस 2 हो जाएगा और 1 -2 हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करिए। तो 5 इंटू 5 -1 4 हुआ, -7 इंटू यहाँ कितना हुआ 3 हुआ, प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए तो 5 4 जा 20, -7 3 जा 21 और माइनस में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। तो 20 - 23, फाइनली आपको -3 आ जाएगा। ये आपको यहाँ से इस डिटर्मिनेंट की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो
तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा, द्वितीय कोटि का जो डिटर्मिनेंट होगा, द्वितीय कोटि का जो सारणिक होगा वो किससे बनेगा? 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह से बनेगा। जब 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह से कोई सारणिक बनेगा तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर वो 3 गुणे 3 कोटि के सारणिक से बनेगा तब जो है डियर स्टूडेंट्स वो कैसे वहां पर उसकी वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, ये आपको याद रहा होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी इसी के आधार पर डियर स्टूडेंट्स आपको व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी सिखाया जाएगा, लेकिन वो अभी हम अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है डियर स्टूडेंट्स क्या, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, वो अभी हम आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। या आइए बता ही देते हैं क्योंकि टॉपिक चल रहा है, नहीं उसको अलग साथ लेते हैं, इनवर्स के साथ उसको हम लेकर के चलेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स की टॉपिक है उपसारणिक। उपसारणिक या आप उपसारणिक छोड़िए, इसको ना पढ़िए, आप पढ़िए डियर स्टूडेंट्स सहखंड। सहखंड जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक। सहखंड जिसको हम बोलेंगे कोफैक्टर्स। ये सहखंड क्या होता है समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी सहखंड से सहखंड आव्यूह बनेगा, फिर सहखंड से सहखंडज आव्यूह बनेगा, फिर सहखंडज आव्यूह से व्युत्क्रम आव्यूह बनेगा, और इन सारे टॉपिक्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये सहखंड क्या होता है और इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1579, ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, किसी भी आव्यूह के जो सहखंड होते हैं वो उस आव्यूह के ना निकाल करके वो उस मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट्स के फाइंड किए जाते हैं। किसके? एलिमेंट्स के। जैसे यहां हम सहखंड किसका फाइंड करेंगे? 1 का सहखंड फाइंड करेंगे, 7 का सहखंड 5 करेंगे, 5 का सहखंड फाइंड करेंगे और 9 का सहखंड हम फाइंड करेंगे। ये जो सहखंड होते हैं, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो सहखंड होते हैं मींस ये जो कोफैक्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन कोफैक्टर्स को डिनोटेड बाई, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। जैसे ये कौन एलिमेंट है? A11 है ना, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट कौन है? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस 1 का जो मतलब सहखंड बनेगा उसको A11 से डिनोट किया जाएगा, 7 का जो सहखंड बनेगा उसको A12 से दिखाया जाएगा, जो 5 का सहखंड बनेगा उसको A21 से दिखाया जाएगा, और इसको A22 से क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब कैसे फाइंड किया जाता है देखिए ध्यान से समझिए। हम इसके सहखंड को ज्ञात करते हैं। पहला हम निकालेंगे A11, जिसका क्या मतलब हुआ? 1 का सहखंड। ध्यान दो, 1 का क्या बच्चों? सहखंड। अब जब 1 का सहखंड ज्ञात करना होगा तो 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके जो बचेगा वही उसका सहखंड हो जाएगा। लेकिन इसके सामने साइन भी लगाया जाता है। इसका साइन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? प्लस। आपको पता है कि यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका सहखंड मतलब A11। A11 क्या है? 1 का सहखंड है, इस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है, और वो कोफैक्टर कितना है? 9 है। इसका साइन प्लस है, फिर माइनस, ये प्लस फिर माइनस, ऐसे है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या साइन जो होता है, जो चिन्ह होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका निर्धारण एक फार्मूले से होता है 1 की पावर I प्लस J। मतलब जैसे हम A11 की बात कर रहे हैं, A11 की बात कर रहे हैं, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो माइनस होता है यहाँ पर, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, इसका मतलब -1 की पावर 2, मतलब यहाँ साइन कैसा हो जाएगा? प्लस। मतलब माइनस की पावर में जब इवन आएगा, इवन का मतलब सम संख्या आएगी तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, विषम संख्या आएगी तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ अप्लाई करना चाहे तो क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1, तो सम है इसलिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या फाइंड करेंगे? A12, इसका मतलब A12 का मतलब ये है, तो यहाँ क्या होगा? 7 का सहखंड। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 7 का क्या होगा? सहखंड होगा। तो जो 7 का सहखंड होगा वो देखिए क्या होगा?
ये जो होगा 7 जहां है उसको छोड़ो। अब देखो ये a12 है तो -1 की पावर 1 + 2 होगा, तो 7 की ये छूटे कितना आएगा 5 आएगा, तो फाइनली ये -5 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस रूल को फॉलो करते हुए लिखें, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी साइन लगा सकते हैं, प्लस माइनस एकदम अल्टरनेट क्रम में ही वो चलता है। आगे देखिए अगला आएगा a21। a21 का मतलब किसका सहखंड, 5 का सहखंड है ना, जो 5 है उसका सहखंड। तो 5 का सहखंड क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 माइनस आएगा, पता है आपको। तो ये और ये छोड़ोगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो फाइनली कितना मिल गया -7 मिल गया। समझ में आ रही है बात तो डियर स्टूडेंट्स की नहीं समझ में आ रही है, आ रही होंगी। अच्छा अब देखो a22 अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब किसका सहखंड, 9 का सहखंड, ठीक है। 9 का क्या फाइंड कर रहे हैं, सहखंड फाइंड कर रहे हैं, को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ -1 की पावर 2 + 2, यहाँ चिन्ह कैसा होगा प्लस, ये और ये छोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू आपकी +1 आ जाएगी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए क्या आपको यहाँ पर फाइंड हो चुका है। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है डियर स्टूडेंट्स, पूरा बढ़िया से समझते चलिए, एकदम बेहतरीन तरीके से तह तक समझा दूंगा। नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना समझ में आ रहा है। भाई दिल खोल के कमेंट करना मत भूला करिए, आप लोग दिल खोल के पढ़ाता हूँ, मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लेक्चर को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आपके कारण 4 से 10 लोग देखेंगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। और आप जब प्यारा सा कमेंट करते हैं ना, उसको पढ़ते समय हम मुस्कुराते हैं, बड़े बढ़िया सर गजब का लिखा है स्टूडेंट भाई, बढ़िया लिखा है। अच्छा कई सारे स्टूडेंट सर रिस्पांस देते नहीं है, मतलब देता हूँ, प्रयास करता हूँ, मतलब इतनी जल्दी नहीं लेकिन पूरा प्रयास करता हूँ कि कमेंट का रिस्पांस मैं देता हूँ, अक्सर प्रयास जरूर करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स हमें जो मिला a11 की वैल्यू क्या मिली बताइए, a11 की वैल्यू 9 मिली है। a12 की वैल्यू की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हमें कितनी मिली -5। a21 की जो वैल्यू मिली डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिली हमें -7, और a22 की जो वैल्यू मिली है वो 1 मिली है। ये जो आपने फाइंड किया है ये इस आव्यूह A के क्या हैं, सहखंड हैं, इसके क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स है। समझ में आ गया। लेकिन ये तो हमारा 2 × 2 कोटि का ही तो वर्गाव्यूह था। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह, कोई मैट्रिक्स 3 × 3 कोटि का होगा तो उस सिचुएशन में उसके सहखंड को हम कैसे फाइंड करेंगे। सहखंड फाइंड करने की, सहखंड को ज्ञात करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तृतीय कोटि के आव्यूह को लेंगे, माने 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लेंगे और उसके सहखंड को कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, और उसके सहखंड को डियर स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। आइए बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करिए। एक पलटू ले लीजिए, कोई भी एक आव्यूह तीसरी कोटि का, 1 2 1 1 2 3 3 1 1, ठीक, ये हमने ले लिया। ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है जो कि 3 × 3 कोटि का है। हमें क्या करना है, इसके अवयवों का सहखंड, तो 1 का 3 का, तो अब हम लोग डायरेक्ट a11 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो a11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, चाहे इसको झंझट छोड़ो, प्लस माइनस डायरेक्ट लगाओ। तो ये और ये याद करो, लिखते चलो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग आगे चल के। 1 + 1, तो ये है ना, ये और ये छूटेगा कितना बचेगा 2 3 और 1 1, पहले ऐसे लिखते जाओ आप लोग। उसके बाद देखो यहीं पर लिखो a12, इसका क्या होगा -1 की पावर 1 + 2। अब इसकी बात हो गई, ये और ये छूटेगा 2 1 1 1 आएगा, 2 1 1 1 आएगा, सही है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे a13 की, a13 की क्या होगा, -1 की पावर हमारे पास 1 + 3 होगा, तो ये और ये छूटेगा 2 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। ऐसे निकालते जाइए, फिर आप आ जाएंगे किस पे, a21 पे, तो -1 की पावर 2 + 1 होगा, ये और ये छूटेगा 1 3 3 1 आएगा, 1 3 और 3 1 आएगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का फाइंड करेंगे, a31 फाइंड करेंगे, तो ये और ये छूटेगा हमारा, तो 1 2 आएगा और 3 1 आएगा, सही बात है। अब फिर ऐसे ही आप, मतलब अब शायद आप लोग कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इतने का ही सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ कहाँ तक a11 a12 a13 यहाँ तक हो गया, a21 हुआ भी, a22 a23 सबका निकलेगा ना।
तो सब का जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया वैसे ही डियर स्टूडेंट सब का निकलता चला जाएगा। अब जैसे आप इसका फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 2 में से 3 घटेगा, -1 आ जाएगा। यहाँ इसका फाइंड करोगे 2 में से 1 घटेगा 1, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। इसको देखेंगे 3 दूना 6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो लेकिन प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही आप करते चले जाइए, 1 में से 9 घटेगा 8 आएगा, -8, लेकिन ये भी माइनस है तो +8 आ जाएगा। इस तरीके से तृतीय कोटि का अगर कोई हमारा आव्यूह है, माने अगर 3 × 3 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है तो उसके सहखंड जो हैं, उसके जो कोफैक्टर्स हैं, उसको हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग आव्यूह का शारीरिक क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सहखंड क्या होते हैं, सहखंड क्या होते हैं, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सहखंड आव्यूह क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। फिर हम आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि सहखंडज आव्यूह क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। आइए पहले हम लोग समझते हैं सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह, एक होगा सहखंड, एक होगा सहखंडज। इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। बड़ा आसान सा काम है। किसी भी आव्यूह के जो कोफैक्टर्स होते हैं, किसी भी आव्यूह का जो क्या होता है, सहखंड होते हैं, उन सहखंडों के या उन सहखंडों जो सहखंड मिलेंगे उनको एज अ एलिमेंट यूज करके जो मैट्रिक्स, जो आव्यूह हम लोग बनाते हैं, उसी आव्यूह को डियर स्टूडेंट्स सहखंड आव्यूह के नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे A = कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 5 ले लीजिए, 7 और यहाँ एक काम करिए 4 5 7 8 ले लीजिए, क्योंकि भी जो लिख रहे हैं ना वो एग्जाम्पल पहले कर चुके। तो 2 × 2 कोटि का है, इसका हमें सहखंड आव्यूह निकालना है। ठीक है, सहखंड आव्यूह कैसे निकालेंगे, पहले हम इस आव्यूह के सहखंडों को फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो आइए इसके हम क्या लिखें, कोफैक्टर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे सहखंड। आइए इसके हम सहखंड को ज्ञात करें। तो A11 इसका चिन्ह प्लस होगा, ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा 8। फिर A12 ये और ये छूट जाएगा, देखो A12 तो कितना बचेगा 5, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा। फिर A21 ये और ये छूटा, A21 का मतलब A21 है ना, तो -7 हो जाएगा, चिन्ह माइनस होगा ना बच्चों, ये क्या होगा -7। फिर क्या होगा A22, तो ये और ये छूटेगा, कितना आ जाएगा 4। तो ये आप लोगों को क्या मिल गया, कोफैक्टर्स। यह जो मैट्रिक्स था हमारा A, इस मैट्रिक्स के हम लोगों ने क्या फाइंड किए हैं, कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। ये सब इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स अर्थात क्या है डियर स्टूडेंट्स, सहखंड है। क्या है, सहखंड है। अब इन सहखंडों से आव्यूह बनाइए, सहखंडों से बना आव्यूह, ध्यान रखना, से बना आव्यूह सहखंड आव्यूह कहलाता है। सहखंड आव्यूह कहलाता है। ठीक, इसे ऐसे A⁻C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, A⁻C मतलब कोफैक्टर, आप लोग ध्यान रखिएगा, A⁻C मतलब एक कोफैक्टर का मतलब कोफैक्टर्स जो होते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए A⁻C जो होगा वो इक्वल होगा A11 A12 A21 A22। समझ में आ गया। चलिए अब A⁻C इक्वल हो जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है 8 है, A12 कितना है -5 है, ये कितना है -7 है, ये कितना है 4 है। ये जो आपको मिला हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। सहखंड आव्यूह जिसको हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स हैं
उन कोफैक्टर्स का यूज करते हुए, उन सहखंडों का यूज करते हुए कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, कोई आव्यूह बनाते हैं, तो वो उसका सहखंड आव्यूह, उसका वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या है? एडजॉइंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। उसमें क्या होता है कि जो एडजॉइंट है उसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे ए डी जे आप ए से दिखाते हैं, और वो जो ए की पावर सी लगा है अगर इसी का ट्रांसपोज कर दें, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लें, तो डियर स्टूडेंट जो हमें मिलता है उसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। इसी को चेंज करो, अगर इसको लिख दें 8 -5 -7 4, इस तरीके से, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, -7 और 4, अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये इसका एडजॉइंट हो गया। लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसी के साथ साथ हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर को और ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं समझा रहा था वो कवर हो चुकी हैं। क्योंकि अभी हम सहखंडज आव्यूह को अगर उठा लेंगे तो सहखंडज आव्यूह को बताने में टाइम लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी लगेंगी, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेंदी मैं करूं लेक्चर, लेकिन उसमें कई सारे बच्चे ऐसे ना, मैं मतलब अभी 40 मिनट की क्लास दे देता हूं तो 10 मिनट भी लेक्चर को नहीं देखते हैं, तो बुरा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करना चाहता हूं। अगर आप इस लेक्चर में अपना रिस्पांस दिखाएं, लेक्चर को शेयर करें, तो मेरा भी कुल मन उठे। भैया जब हम 40 मिनट का लेक्चर बनाएंगे, आप उसको 5 ही मिनट देखेंगे, उसको 4 ही मिनट देखेंगे, तो हम क्यों उसका मिलता है, हम कहेंगे ना आधे घंटे का लेक्चर बनाएं, वो आपको ज़्यादा पसंद है, तो जो आपको पसंद है वही हम बात करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं किसी दिन शेयर जरूर करूंगा। मेरा दिमाग कभी कभी डिस्टर्ब हो रहा है, गुस्सा लग रही है। अभी प्रीवियस लेक्चर कल वाला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कुछ मुझे गुस्सा लग रही थी। मतलब इतना बढ़िया लेक्चर बनाइए, 40 मिनट की क्लास बनाइए, और स्टूडेंट 4-5 मिनट की पता नहीं देख करके समझ जाते हैं, अच्छे से उनका काम हो जाता है। तो ऐसा आप करते तो अच्छा नहीं। तो दूसरी चीज़ ये है कि लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं, सब अपने सेफ जोन में देख रहे हैं। सेफ जोन का मतलब ये कि 8 PM पर क्लास है, लाइव प्रीमियम, उधर नहीं आएंगे, जब मन करेगा सुबह शाम। अगर आप लोगों को आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्लास जो है वो उसकी जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे क्लास को चलने दीजिए। उसी टाइम पर अगर आप लोग आकर के देखेंगे तो उसी से आपका बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर आज का लेक्चर कल का लेक्चर परसों का लेक्चर नरसों, ऐसे होते होते बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं, और जब बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं तो बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है और दिक्कत होने लगती है। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि मैथमेटिक्स में बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं और साथ ही साथ टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। टीचर के साथ कनेक्ट होंगे, रेगुलर होंगे, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग आव्यूह के सारणिक का हम मान कैसे निकालते हैं, अगर वो 2 × 2 कोटि का वर्ग आव्यूह होता है तब उसके सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह होता है तो उसके सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पूरा तरीके से समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया किसी वर्ग आव्यूह का सहखंड क्या होता है, उसके सहखंड, उसके कोफैक्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड किया जाता है। हमने 2 × 2 कोटि का आव्यूह लेकर के उसका सहखंड फाइंड करके आपको दिखाया, 3 × 3 कोटि का आव्यूह लेकर के मैंने उसका सहखंड फाइंड करके आप लोगों को दिखाया, आपने देखा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सहखंड आव्यूह क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि हम जब किसी भी आव्यूह के, किसी भी मैट्रिक्स के सहखंडों का यूज करते हुए नया आव्यूह बनाते हैं तो वो उस आव्यूह का सहखंड आव्यूह कहलाता है। सहखंड किसी आव्यूह का ही बनता है तो वो उस आव्यूह का सहखंड आव्यूह कहलाता है। अब जब उस सहखंड आव्यूह का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका मतलब जब उस सहखंड आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में हम परिवर्तित कर देते हैं, उस सिचुएशन में हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है वो उस आव्यूह का एडजॉइंट कहलाता है, वो उसका सहखंडज आव्यूह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड हैं, एक है सहखंड आव्यूह और एक है सहखंडज आव्यूह, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अभी एक लेक्चर आप लोगों को और मिलेगा, उस लेक्चर में सारी बातें आपको बताई जाएंगी और वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 1 घंटे तक का लेक्चर हो सकता है। कल संडे का लेक्चर होगा और वो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, प्यारा सा कमेंट करिए। लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।